Lecture number 18 of control system is about Routh-Hurwitz stability criteria. Let's start with the introduction. It is a method for determining continuous system stability. तो ये भी हमारे पास एक मेथड है जिससे हम सिस्टम स्टेबिलिटी को फाइंड आउट करते हैं. प्रीवियसली हमने स्टेबिलिटी कैसे फाइंड आउट की, हमने कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशंस के पोल्स फाइंड आउट किए और उसको प्लेस किया और उससे स्टेबिलिटी फाइंड आउट की. लेकिन ये भी हमारे पास मेथड है. अगर हमारे पास हायर ऑर्डर के सिस्टम हो, सॉल्व करना उसका इतना इजी ना हो, तो ये एक उसका आसान तरीका है जिससे हम सिस्टम की स्टेबिलिटी को फाइंड आउट कर सकते हैं. The Routh-Hurwitz criteria state that the number of roots of a characteristic equation with positive real parts is equal to the number of changes in the sign of the first column of the Routh array. इस मेथड में एक टेबल बनता है. उस टेबल को हम Routh-Hurwitz टेबल कहते हैं या RH टेबल कहते हैं. उस टेबल के फर्स्ट कॉलम को हम टेबल को देखें, उसके फर्स्ट कॉलम को हम देखते हैं और उस कॉलम में साइन चेंजेस को हम देखते हैं और जितने दफ़ा साइन चेंज होता है हम उस बेस पे बात करते हैं कि हमारे पास पोल्स LHS में है या RHS में है और सिस्टम स्टेबल है या नहीं है. आइए देखते हैं कैसे ये होता है. This method yields stability information without the need to solve for the closed loop system poles. ठीक है, तो यहाँ पे टेबल बनेगा. हमारे पास टेबल बनाएंगे, RH टेबल उसको कहेंगे. उसकी बेस पे हम स्टेबिलिटी की बात करेंगे, लेकिन ये नहीं कि हम क्लोज लूप ट्रांसफर फंक्शन जो है उसको कम्प्लीटली सॉल्व करें और पोल्स को फाइंड आउट करें. ठीक है, ये नहीं होगा. जस्ट हम टेबल बनाएंगे और उसकी बेस पे हम सिस्टम की स्टेबिलिटी को डिसाइड करेंगे. Using this method we can tell how closed loop system poles are in left half plane, in the right half plane and on the imaginary JW axis. ठीक है, और उस बेस पे हम ये बात करेंगे कि हमारे पास कितने पोल जो हैं LHS में हैं, कितने पोल्स हमारे पास RHS में हैं या कितने हमारे पास इमेजिनरी एक्सिस पे हैं. लेकिन एक बात का ध्यान यहाँ पे कि हम ये बात करते हैं कि कितने पोल्स हैं, हम ये बात नहीं कर सकते कि एग्जैक्टली वो पोल कहाँ पे लाई करते हैं. एग्जैक्ट लोकेशन पोल्स की क्या है, हमें RH टेबल ये नहीं बताएगा कि पोल्स जो हैं अगर RHS में हैं तो वो कहाँ पे हैं. एग्जैक्ट लोकेशन उसकी नहीं बताएगा, लेकिन ये ज़रूर बताएगा कि कितने पोल्स हमारे पास RHS में या LHS में या इमेजिनरी एक्सिस पे हैं. तो यही बात नोटिस दैट वी से हाउ मैनी, यही बात हम कर रहे हैं कि कितने पोल्स, नॉट वेयर. ये हम नहीं बता सकते कि पोल्स हमारे पास कितने हैं. तो ये RH टेबल की एक बात जो कि याद रखनी है. The method require 2 steps. हम इस मेथड के लिए 2 स्टेप्स करेंगे. जनरेट डेटा टेबल कॉल्ड राउथ टेबल. सबसे पहले तो डेटा टेबल बनाएंगे, उस टेबल को हम क्या कहेंगे, राउथ टेबल कहेंगे. सेकंड जो बात है, इंटरप्ट द राउथ टेबल टू टेल हाउ मैनी क्लोज लूप सिस्टम पोल्स आर इन द LHF लेफ्ट हाफ प्लेन, द RHP, ठीक है, राइट हाफ प्लेन एंड जो है हमारे पास JW एक्सिस पे या इमेजिनरी एक्सिस पे कितने हैं. पहले तो टेबल बन जाएगा, उसके बाद हम जो है इंटरप्रेट करेंगे कि राउथ टेबल के कितने जो है लेफ़्ट साइड पे कितने पोल्स आ रहे हैं, राइट साइड पे कितने आ रहे हैं और हमारे पास इमेजिनरी एक्सिस पे कितने आ रहे हैं प्लेन के. ठीक है, तो फिर हम ये इंटरप्रेट करेंगे उस टेबल को. अब देखें कैसे ये टेबल बनता है. The characteristic equation of the nth order continuous system can be written as. ठीक है, अब कोई continuous system है उसका हम देखें कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन इस तरीके से बनेगी. अब इस कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन की बेस पे हम अपना टेबल क्रिएट करेंगे. The stability criterion is applied using Routh table which is defined as. यहाँ पे हम देखते हैं कि हमारे पास ये अगर n ऑर्डर का है, ये कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन n ऑर्डर की है, तो यहाँ से n से शुरू करेंगे और डिसेंडिंग ऑर्डर में नीचे की तरफ जाएंगे और 0 तक हम इसको लेके जाएंगे. ठीक है, इस तरीके से हम ये फर्स्ट कॉलम बना लेंगे और इसमें हम S से शुरू करेंगे. ठीक है,
एस अगर n है तो n से शुरू करेंगे और डिसेंडिंग ऑर्डर में नीचे की तरफ आएंगे और 0 की तरफ आएंगे। अगर n यहाँ पे हमारे पास 3 है तो s की पावर 3, s की पावर 2, s की पावर 1 और s की पावर 0 यहाँ पे आके टेबल ख़त्म हो जाएगा और हमारा ये कॉलम बन जाएगा। ठीक है, फिर दूसरे ये फर्स्ट कॉलम जो n है, अब इसकी रो देखें, ये बनाएंगे और दूसरी रो बनाएंगे जो कि s की पावर n-1 है। ये दो रोज जो हैं ये हमारे पास कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन से बन जाएंगी। कैसे? अब यहाँ पे देखिए s की पावर n यानी फर्स्ट रो, यहाँ पे हम कोफिशिएंट्स लिखेंगे, यहाँ पे s के साथ जो कोफिशिएंट आ रहे हैं वो कोफिशिएंट यहाँ पे लिखेंगे, लेकिन एक कोफिशिएंट छोड़ के एक कोफिशिएंट लिखेंगे, अल्टरनेट कोफिशिएंट लिखेंगे। जैसे an है, ठीक है, यहाँ से फर्स्ट से शुरू किया, फर्स्ट कोफिशिएंट an है वो लिख लिया। सेकंड हमारे पास जो है an-2 आ जाएगा, फिर 1 नहीं, सेकंड को हम छोड़ देंगे, हम थर्ड लिखेंगे। ठीक है, फर्स्ट फिर सेकंड को छोड़ा, थर्ड लिखा, फिर फोर्थ को छोड़ा, फिफ्थ लिखा। इस तरह अल्टरनेट वे में हम जाएंगे। ठीक है, और जो मिसिंग कोफिशिएंट थे यानी कि an-1 वो सेकंड रो में लिख लेंगे और an-3 सेकंड रो में लिख लेंगे, an-5 सेकंड रो में लिख लेंगे। तो ये अल्टरनेटली हम यहाँ इन रोज़ में लिखेंगे। अगर देखें तो ये रोज़ जब हम बनाएंगे तो वो इस तरीके से बन जाएंगी, an फिर सेकंड n-1 फिर थर्ड फिर फोर्थ फिर फिफ्थ फिर सिक्स्थ फिर सेवन्थ फिर 8 और सो ऑन, इस तरीके से हम चलते जाएंगे। तो ये दो रोज़ जो हैं ये हमारे पास कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन से हमारे पास आ जाएंगी। आगे फर्दर अगर हम देखें, फिर थर्ड रो देखें तो थर्ड रो हमारे पास इन फर्स्ट दो रोज से आएगी और आगे हम कैलकुलेशंस करेंगे और अपनी थर्ड फोर्थ फिफ्थ रोज बनाएंगे। ठीक है, अब जैसे यहाँ पे थर्ड रो में B1 B2 B3 आया तो कैसे आया, ये हमने कैलकुलेशंस की, ये कैलकुलेशंस हमारे पास कैसे आई। अब देखें B1 है यहाँ पे, तो B1 हमारे पास कैसे आया, an-1 इंटू n-2 माइनस an-3 डिवाइडेड बाई an-1। कैसे? हमने B1 फाइंड आउट किया, an-1 को मल्टीप्लाई किया इससे। यहाँ पे आप लोग देखें कि हमने जो रो 2 है वहाँ से स्टार्ट लिया और ऊपर की तरफ गए, माइनस an-3। ठीक है, ये काम किया, इसको इससे मल्टीप्लाई किया, माइनस यहाँ पे आए और डिवाइडेड बाय दिस फर्स्ट कोफिशिएंट। ठीक है, डिवाइड बाय दिस फर्स्ट कोफिशिएंट, तो हमारे पास B1 आ गया। इसी तरीके से हम जब B2 करेंगे, B2 के लिए हम क्या करेंगे, an-1 और इसको हम इस एलिमेंट से मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस an इंटू an-5 इस एलिमेंट से मल्टीप्लाई करेंगे और डिवाइडेड बाय दिस फर्स्ट कोफिशिएंट। ठीक है, आगे B3 अगर हम देखेंगे तो आगे कोई एलिमेंट अगर हमारे पास नहीं है, 0 0 है, तो ये 0 0 से मल्टीप्लाई होंगे तो B3 हमारे पास 0 आ जाएगा। ठीक है, इस तरीके से हम ये रो बना लेंगे। फिर अगर हम इस रो की तरफ जाते हैं, सी वाली रो की तरफ, तो ये हमारे पास इस तरीके से बनेगी, B1 मल्टीप्लाई होगा इससे, ठीक है, माइनस ये टर्म मल्टीप्लाई होगी इससे, डिवाइडेड बाय दिस B1। ठीक है, C1 आ जाएगा। और C2 के लिए अगर हम देखें तो B1 को मल्टीप्लाई करेंगे an-5 से और an-1 को मल्टीप्लाई करेंगे B3 से, ये देखें यहाँ पे, और डिवाइडेड बाय दिस B1, तो हमारे पास C2 आ जाएगा। और C3 के लिए अगर हम देखें B1 को मल्टीप्लाई करें, यहाँ पे 0 है, यहाँ पे भी, तो ये भी हमारे पास 0 आ जाएगा। इस तरीके से हम अपना राउथ हार्वर्ड स्टेबिलिटी टेबल जो है वो क्रिएट कर लेंगे। ठीक है, यही बात कि कैसे हमने क्रिएट किया, थोड़ी एक्सप्लेनेशन है स्लाइड में। देखें, फर्स्ट लेबल द रो विद पावर्स ऑफ s फ्रॉम हायर पावर ऑफ s डाउन टू लोएस्ट पावर ऑफ s इन द वर्टिकल कॉलम। वही बात कि इस तरीके से हम फर्स्ट कॉलम में हाईएस्ट पावर से लो पावर की तरफ आएंगे। s अगर 4 है, s 3 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 1 हो जाएगा। नेक्स्ट दूसरा काम क्या करना है,
next from the first row of the route table using the coefficient of the denominator of the closed loop transfer function characteristic equation। फिर सेकेंड रो और थर्ड रो जो है वो हमारे पास कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन के कोफिशिएंट से बनेगी, अल्टरनेट कोफिशिएंट्स उसमें लिखेंगे। फिर थर्ड बात जो है स्टार्ट विद द कोफिशिएंट ऑफ द हाईएस्ट पावर एंड स्किप एवरी अदर पावर एफ एस। वही बात कि हाईएस्ट पावर से हम कोफिशिएंट की शुरू करेंगे, एक को स्किप करके एक में लिखेंगे। नाउ फॉर्म द सेकेंड रो ऑफ द कोफिशिएंट ऑफ द डिनोमिनेटर स्किप इन द प्रीवियस स्टेप। और सेकेंड रो में क्या है, जो फर्स्ट स्टेप में जो कोफिशिएंट स्किप किए थे वो हम सेकेंड रो में लिखेंगे। द टेबल इज कंटिन्यूड हॉरिजेंटली एंड वर्टिकली अंटिल जीरोज आर ऑब्टेन्ड। तो इसको हम देखिए वर्टिकली जब हमारे पास एस की पावर 0 आ जाती है रुक जाते हैं, और यहाँ पे हम ये फाइंड आउट करेंगे, और हॉरिजेंटली भी जब जीरोज हमारे पास अटेन हो जाते हैं हम इस टेबल को रोक देते हैं वहाँ पे। For convenience, any row can be multiplied or divided by positive constant before the next row is computed without changing the value of the row below, disturbing the properties of the route table। ठीक है, तो देखते हैं कैसे होता है ये। If the closed loop transfer function has all pole in the left of the S plane, the system stable. Thus, the system is stable if there are no sign changes in the first column of the route table। ठीक है, अब जो फर्स्ट कॉलम हमने बनाया था उस फर्स्ट कॉलम के साइंस को देखेंगे। अगर सारे प्लस में हमारे पास आ रहे हैं, सारे साइन प्लस में आ रहे हैं, तो हम कहेंगे सिस्टम हमारे पास स्टेबल है। और अगर सारे साइंस हमारे पास नेगेटिव आ रहे हैं तो फिर भी हम कहेंगे सिस्टम हमारे पास स्टेबल है। हम प्लस माइनस की बात नहीं करें, हम साइन चेंज की बात कर रहे हैं। अगर सारे साइन एक ही हों या प्लस हों, सिस्टम हमारे पास स्टेबल है, माइनस हो सिस्टम हमारे पास स्टेबल है। अब अगर फर्स्ट कॉलम में साइन चेंज हो जाए, ठीक है, अब जैसे प्लस प्लस है, एक का माइनस हो जाए फिर प्लस प्लस हो जाए, हम देखेंगे साइन चेंज कितनी दफ़ा हुआ है। ठीक है, अब प्लस से प्लस से प्लस से हुआ माइनस, साइन हमारे पास एक दफ़ा चेंज हो गया। माइनस से फिर हम प्लस की तरफ गए, साइन हमारा दूसरी दफ़ा चेंज हो गया, और फिर आगे प्लस है। तो हम कहेंगे इस केस में दो दफ़ा हमारे पास साइन चेंज हुआ है। इसका मतलब है जो एस प्लेन है हमारे पास राइट हैंड साइड जो उसका है आर एच, उसमें हमारे पास दो पोल चले गए, सिस्टम हमारे पास अनस्टेबल हो गया है। ठीक है, तो ये बात याद रखें। फिर है द राउट of its criterion declare that the number of roots of the polynomial that or lies in the right half plane is equal to the number of sign changes in the first column। ठीक है, राइट हाफ में उतने ही पोल्स जाएंगे जितना हमारे पास साइन चेंज होंगे हैं। Hence the system is unstable if the pole lies on the right hand side of the S plane। और S plane की अगर राइट हैंड साइड पे कोई भी पोल चला गया तो सिस्टम हमारा अनस्टेबल हो गया। अच्छा, एक एग्जांपल देखें। यहाँ पे हमारे पास अब है एक ट्रांसफर फंक्शन गिवन है, कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन हम देखें, डिनोमिनेटर को हम लेंगे, नोमिनेटर को हम छोड़ देंगे। अब देखें ओनली द फर्स्ट टू रो ऑफ द एरेज आर ऑब्टेन फ्रॉम द कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन, द रिमेनिंग आर कैलकुलेटेड एज फॉलोज। ठीक है, पहली दो रोज को हम कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन से लेंगे, बाकी उससे कैलकुलेट होंगे। अच्छा जी, ये कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन हमारे पास गिवन है, ऑर्डर 4 है, एस की पावर 4 है, तो एस 4 से शुरू करेंगे और एस 0 तक आएंगे डाउनवर्ड। ये हमारे पास बन गया। फिर हम जो है यहाँ पे कोफिशिएंट्स लिखेंगे। अब फर्स्ट एस 4 हायर ऑर्डर के साथ 4 है, लिख लिया। एक को स्किप किया, 3 को स्किप किया, 2 के फिर लिखा हमने A2 लिखा, फिर हमारे पास A0 आ गया। ठीक है, अब जो स्किप हुए थे A3 A1 और आखिर में हमारे पास 0, A1 के बाद कोई कोफिशिएंट इसके पास नहीं तो फिर 0 आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखें, एक को छोड़ के अल्टरनेट कोफिशिएंट लिखे, या हम इस तरीके से गए। ठीक है, अब हमने बाकी कोफिशिएंट्स जो हैं वो इससे फाइंड आउट करने हैं। ठीक है, अब प्रीवियस स्लाइड में हमने देखा था कि हमने किया था A3 इंटू A2, पहले हमने ये वाली टर्म ली थी, फिर माइनस A4 माइनस A1, A4 इंटू A1 किया था डिवाइड बाय A3। ठीक है, प्रीवियसली हमने ये किया था, लेकिन कुछ बुक्स में आप देखोगे कि वो ऊपर वाली जो टर्म है, ऊपर वाला जो रो है उसको पहले ले रहे हैं। जैसे यहाँ पे है A4 इंटू A1,
ठीक है, और A3 इंटू A2 ये वाला। तो अब अगर इस तरीके से आप करोगे तो फिर आप माइनस को कॉमन ले लोगे, सबके साथ पहले माइनस लिख लोगे, ठीक है, सिर्फ इतना ही फ़र्क है इसमें। अगर आप लोग ऐसे कर रहे हो, ये डिटर्मिनेंट ऐसे फाइंड आउट कर रहे हो, A3 इंटू A2 माइनस A4 इंटू A1, फिर ये माइनस नहीं लोगे। लेकिन अगर आप ऊपर से नीचे की तरफ आ रहे हो, A4 इंटू A1 माइनस A3 इंटू A2, तो फिर यहाँ पे आप माइनस ले लोगे। बाकी सारा जो प्रीवियस स्लाइड में हमने ये कैलकुलेट किया उसी तरीके से ये कैलकुलेशंस होंगी यहाँ पे, ठीक है। अब यहाँ पे अगर आउट टेबल हमारे पास बनता है तो हमारे पास 4 केसेस आएंगे, ठीक है। वो 4 केसेस क्या हैं, पहले को देखें। नो एलिमेंट इन द फर्स्ट कॉलम इज 0, फर्स्ट कॉलम में हमारे पास कोई एलिमेंट 0 हो ही ना। केस 2 आएगा, अ 0 इन द फर्स्ट कॉलम बट सम अदर एलिमेंट्स ऑफ द रो कंटेनिंग द 0 इन द फर्स्ट कॉलम आर नॉन 0, ठीक है। एक तो ये आ गया कि फर्स्ट कॉलम जो है उसमें हमारे पास 0 ना आए, ठीक है, 0 कोई भी ना हो। एक केस तो ये है, सारे हमारे पास जो है विदाउट 0 नंबर हो और फर्स्ट कॉलम हमारे पास बिल्कुल 0 से खाली हो, कोई 0 उसमें ना हो। केस 2 आ जाएगा, उसमें ये है कि हमारे पास कोई एक एलिमेंट फर्स्ट कॉलम में 0 आ जाए, ठीक है, लेकिन बाकी उस रो में 0 ना हो, ठीक है। 0 वाले जो एक 0 आ गए जिस रो में फर्स्ट कॉलम में, बाकी एलिमेंट उसके 0 ना हो। वही बात केस 2 आ गई, 0 इन द फर्स्ट कॉलम बट सम अदर एलिमेंट ऑफ द रो कंटेनिंग द 0 इन द फर्स्ट कॉलम आर नॉन 0, बाकी एलिमेंट इस 0 वाले कॉलम के नॉन 0 हो। थर्ड केस में देखते हैं, 0 इन द फर्स्ट कॉलम एंड अदर एलिमेंट्स ऑफ द रो कंटेनिंग द 0 इज आल्सो 0। कैसे, वो ये कि फर्स्ट एलिमेंट तो हमारे पास 0 हो और बाकी भी वो सारी रो ही 0 हो, उसको हम रो ऑफ 0 भी कह सकते हैं। सारी रो ही 0 बन जाए तो एक केस हमारे पास ये आ जाएगा, जिसको हम थर्ड केस कहेंगे। फोर्थ केस ये, एज इन द थर्ड केस बट वी रिपीटेड रूट्स ऑन द जे ओमेगा एक्सिस, ठीक है। अब ये रो ऑफ 0 जो है, ठीक है, फोर्थ केस में ये रिपीटेड बन जाए, यानी रो ऑफ 0 हमारे पास एक से ज़्यादा आ जाएंगे, हमारे पास केस 4 बन जाएगा। तो ये 4 केसेस हैं। अब देखते हैं इनको आगे। केस 1 देखते हैं, नो एलिमेंट इन द फर्स्ट कॉलम इज 0, कोई हमारे पास एलिमेंट 0 नहीं है। एक सेकेंड ऑर्डर का सिस्टम लेते हैं, कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन हमारे पास गिवन है। राउट टेबल हम इसका RH टेबल क्रिएट करते हैं, इसको हम राउट एरे भी कहते हैं, कि जिस तरह हम इसको लिख सकते हैं। सेकेंड ऑर्डर सिस्टम है S2 S1 S0, ठीक है। फर्स्ट में हमारे पास A2 A0 A1 और 0 B1 और 0, इस तरीके से ये हमारे पास बन जाएगा। B1 हम फाइंड आउट कर लेंगे, कैसे, A1 इंटू A0 माइनस A2 इंटू 0, ठीक है, वो हमारे पास आ जाएगा। हम इसको इस तरीके से फाइंड आउट कर लेंगे। द रिक्वायरमेंट फॉर अ stable second order system is simply that all the coefficient be positive or all the coefficient s be negative, ठीक है। अब इस केस में अगर हम देखें कि हमारे पास अगर सारे कोफिशिएंट पॉजिटिव हों या सारे कोफिशिएंट नेगेटिव हों तो हम कहेंगे सिस्टम हमारे पास स्टेबल आ रहा है, ठीक है। इस केस में अब अगर ये सारे कोफिशिएंट जो हैं वो अगर हमारे पास पॉजिटिव हैं तो सिस्टम हमारे पास स्टेबल आएगा, ठीक है। यहाँ पे अगर हम देखें, द कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल ऑफ थर्ड ऑर्डर सिस्टम इज गिवन बिलो, ठीक। अब थर्ड ऑर्डर सिस्टम है, हमने क्या किया, इसी तरीके से RH टेबल बनाया, यहाँ पे हमने B1 फाइंड किया, C1 फाइंड किया, ठीक है। अब देखें यहाँ पे उसी रिक्वायरमेंट को हम देख रहे हैं। द रिक्वायरमेंट ऑफ अ स्टेबल थर्ड ऑर्डर सिस्टम इज दैट द कोफिशिएंट बी पॉजिटिव एंड A2 माइनस A2 इंटू A1, ये वाली जो टर्म है, इट शुड बी ग्रेटर देन दिस वन, ठीक है। ये इससे ग्रेटर होनी चाहिए, अगर ये ग्रेटर नहीं होगी तो B हमारे पास माइनस में चला जाएगा। तो यहाँ पे हम ये बात करते हैं कि ये हमारे पास ग्रेटर होनी चाहिए। द कंडीशन व्हेन A2 A1 इज इक्वल टू दिस वन, अगर ये दोनों इक्वल हो जाएं तो ये हमारे पास 0 बन जाएगा, ठीक है। फिर क्या है,
सिस्टम हमारे पास अगर ये 0 बन गया तो सिस्टम हमारे पास मार्जिनली स्टेबल हो जाएगा, ठीक है। और स्टेबिलिटी के लिए इसको इससे बड़ा होना चाहिए, ठीक है, बिकॉज देयर इज 0 इन द फर्स्ट कॉलम एंड 1 पेयर ऑफ रूट्स लाइज इन द इमेजिनरी एक्सिस इन द एस प्लेन, ठीक है। अब सिस्टम हमारे पास इस केस में मार्जिनली, अगर इस तरह थर्ड ऑर्डर का सिस्टम होगा, अगर ये इक्वल हो जाएं इसमें तो हम कहेंगे सिस्टम हमारे पास मार्जिनली स्टेबल होगा, क्योंकि यहाँ पे एक 0 आ गया, ठीक है। अगर ग्रेटर हो तो हम कहेंगे सिस्टम हमारे पास यहाँ पे स्टेबल है, अगर साइन चेंज हो हम कहेंगे अनस्टेबल है। अब यहाँ पे देखें थर्ड ऑर्डर सिस्टम की स्टेबिलिटी को देखते हैं हम। सबसे पहले इसके लिए हम RH टेबल बनाते हैं, S3, S2, S1, S0। यहाँ पे कोफिशिएंट लिख लेते हैं 1, 12, 0, 6, 8 एंड 0, ठीक है। ये हमारे पास टेबल से बन गए। यहाँ पे अब देखो ये जो है यहाँ से हम 6 इंटू 12 माइनस 1 इंटू 8 डिवाइडेड बाई 6 ये आ जाएगा, बाकी एलिमेंट हमारे पास 0 आ जाएंगे, ठीक है। और यहाँ पे हमारे पास ये एलिमेंट इस तरीके से हम 8 को भी फाइंड कर लेंगे, ठीक है। S0 कैसे फाइंड करेंगे, ये हमारे पास आ जाएगा 6 दिस टर्म जो भी आएगी इसको 8 से मल्टीप्लाई करेंगे और ये हमारे पास इस तरीके से आ जाएगा, डिवाइडेड बाय दिस टर्म हो जाएगी, तो ये हमारे पास 8 ही आ जाएगा, ठीक है। ये हमने फाइंड आउट कर लिया, RH टेबल हमने बना लिया। सिंस देयर इज़ नो चेंज इन साइन, अब देखते हैं सारे जो हैं वो पॉजिटिव हैं, कोई नहीं है, तो हम कह सकते हैं कि हमारे पास सारे रूट जो हैं लेफ्ट हाफ प्लेन में हैं और सिस्टम हमारे पास स्टेबल है। इस तरीके से इस एग्जांपल को हम सॉल्व कर लेंगे। फिर आगे एक और हमारे पास एग्जांपल है, उसमें भी हम थर्ड ऑर्डर का है, लेकिन यहाँ पे हम देखते हैं कि साइन चेंज हो रहा है, ठीक है। अब प्लस से माइनस एक दफ़ा चेंज हुआ, माइनस से प्लस दूसरी दफ़ा चेंज हुआ, 2 दफ़ा साइन चेंज हुए, तो हम कहेंगे कि हमारे पास 2 पोल जो हैं इसमें 2 पोल्स राइट ऑफ प्लेन पे है। अगर 2 पोल, टोटल थर्ड ऑर्डर का सिस्टम है, 2 पोल्स हमारे पास इस साइड पे आ जाते हैं, तो इट मीन्स कि हमारे पास लेफ्ट साइड पे सिर्फ एक पोल रह जाएगा, ठीक है। थर्ड ऑर्डर का 3 पोल बनेंगे, 2 हमारे पास राइट साइड पे हैं, एक हमारे पास लेफ्ट साइड पे है, तो इस तरीके से बनेंगे। लेकिन ये पता नहीं होगा कि कहाँ बनेंगे, लेकिन ये पोल इस तरीके से बनेंगे। इसकी एग्जैक्ट लोकेशन नहीं है, लेकिन प्लेन का पता है कि प्लेन में कहाँ पे है। अब 2 प्लेन हमारे पास 2 पोल्स हमारे पास राइट हाफ प्लेन में आ गए, तो सिस्टम हमारे पास अनस्टेबल हो गया। अब एक और थर्ड ऑर्डर का सिस्टम है, यहाँ पे हम इसका इसी तरीके से RH टेबल बना लेते हैं। यहाँ पे हम कहते हैं कि K हमारे पास है, इसी तरीके से इसको सॉल्व किया। हम कहते हैं कि फॉर सिस्टम स्टेबिलिटी इट इज़ नेसेसरी दैट कंडीशन 8 माइनस K। स्टेबिलिटी के लिए हम कह सकते हैं कि 8 माइनस K जो है इट शुड बी ग्रेटर देन 0। अगर लेस देन 0 हो गया तो नेगेटिव साइन आ जाएगा, एंड 1 प्लस K, और ये जो है ये भी हमारे पास ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। अगर लेस हो गया 0 से नेगेटिव साइन आ जाएगा, सिस्टम अनस्टेबल हो जाएगा। फिर हम कहते हैं हम रेंज डिफाइन कर सकते हैं K के लिए, और वो रेंज हमारे पास होगी K शुड बी ग्रेटर देन -1 एंड लेस देन 8, तब जाके सिस्टम हमारे पास स्टेबल होगा। एग्जाम्पल नंबर 4 है। एग्जाम्पल नंबर 4 में हमने स्टेबिलिटी को फाइंड आउट करना है। यहाँ पे देखें हमारे पास ये g ऑफ s है। g ऑफ s का क्लोज लूप ट्रांसफ़र फंक्शन जब हम लोग फाइंड करेंगे हमारे पास ये आ जाएगा। क्लोज लूप ट्रांसफ़र फंक्शन के बाद हम इसका टेबल बनाते हैं। टेबल बनाए, यहाँ पे s की पावर लिखी, फर्स्ट 2 रोज जो हैं वो हमने अपने इस कैरेक्टरिस्टिक की इक्वेशन से ली, बाकी हमने फाइंड आउट की। तो यहाँ पे अब देखो -72 आ रहा है, 103 आ रहा है। साइन यहाँ पे 2 दफ़ा चेंज हो रहा है, 2 दफ़ा साइन चेंज हुआ, सिस्टम हमारा अनस्टेबल है जी। और 2 पोल जो हैं वो राइट साइड पे जा रहे हैं, ठीक है। एग्जाम्पल 5 है हमारे पास, 4th ऑर्डर का सिस्टम है। इसके लिए हम RH टेबल बनाएंगे। RH टेबल देखो यहाँ पे बन रहा है, S4 से S0 तक जाएंगे। यहाँ पे ये 2 जो रोज़ हैं हमारे पास, फर्स्ट एंड सेकंड, ये हमारे पास इस कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन से आ गई दोनों रोज़। बाकी हमने फाइंड आउट की
ठीक है, यहाँ पे हमने फर्स्ट कॉलम में देखा कि साइन यहाँ पे भी 2 दफ़ा चेंज हो रहा है। अगर 2 दफ़ा चेंज हो रहा है तो सिस्टम हमारे पास अनस्टेबल है। ठीक है, केस 2 की तरफ जाते हैं। केस 2 में है कि 0 ओनली इन द फर्स्ट कॉलम, सिर्फ एक 0 हमारे पास अगर फर्स्ट कॉलम में आ जाए तो इसके स्टेबिलिटी फाइंड करने के लिए हम स्टेबिलिटी फाइंड कर सकते हैं या तो एप्सिलॉन मेथड से कर सकते हैं या स्टेबिलिटी वाया रिवर्स कोएफिशिएंट मेथड से कर सकते हैं। देखते हैं कैसे करते हैं। अब एप्सिलॉन मेथड को सबसे पहले देखें। इफ़ द फर्स्ट एलिमेंट ऑफ अ रो इज़ 0, डिवीजन बाय 0 वुड बी रिक्वायर्ड टू फॉर्म द नेक्स्ट रो। अगर एक 0 आ गया तो दूसरी रो बनाने के लिए अब हमें पता है कि हम फर्स्ट एलिमेंट से डिवाइड करते हैं। अगर वो डिवीजन आ जाए तो वो डिवीजन एप्सिलॉन से हो तो हम तो इन्फिनिटी की तरफ चले जाएंगे और बाकी रोज फाइंड आउट करना मुश्किल हो जाएगा। इसलिए to avoid this phenomena an epsilon, a small positive number, is assigned to replace the 0 in the first column. ठीक है, the value epsilon is then allowed to approach 0 from either the positive or the negative side. ठीक, after which the sign of the entries in the first column can be determined. ठीक, हम क्या कर लेंगे, एप्सिलॉन ले आएंगे। 0 की जगह एक बहुत छोटी क्वांटिटी जो 0 को अप्रोच कर रही है वो ले आएंगे, उसको एप्सिलॉन कहेंगे। एप्सिलॉन या तो हमारे पास नेगेटिव साइड से भी अप्रोच कर सकती है, अगर यहाँ पे 0 है, ठीक है, तो ये हमारे पास नेगेटिव साइड से भी एप्सिलॉन अप्रोच कर सकता है या पॉजिटिव साइड से भी। देखते हैं, दोनों को लेके फ़र्क कोई नहीं पड़ेगा उससे, ठीक है। लेकिन ये है कि हमारे फर्स्ट कॉलम के सारे रो उसमें 0 की जगह एप्सिलॉन रिप्लेस हो जाएगा और सारी रोज़ हम कैलकुलेट कर पाएंगे। यहाँ पे अब हमारे पास 5th ऑर्डर की एक कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन है। इस कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन के लिए अगर हम RH टेबल बनाएं तो वो इस तरीके से बनेगा। S यहाँ पे आ जाएगा। यहाँ पे अगर एक टर्म 0 बन रही है फॉर एग्जांपल, उस 0 को हम एप्सिलॉन से रिप्लेस कर लेंगे, ठीक है। उस 0 को हम एप्सिलॉन से रिप्लेस कर लेंगे। फिर हम यहाँ पे देखो C1 भी फाइंड कर सकते हैं और D1 भी फाइंड कर सकते हैं। C1 फाइंड कैसे करेंगे, ठीक है, इसी तरीके से देखेंगे कि C1 फाइंड हो जाएगा और इसी तरीके से D1 और वो जो 0 था उसकी जगह अब एप्सिलॉन ले लेगा हमारे पास, ठीक है। ये चीज़ें फाइंड आउट करने के बाद हम देखते हैं फिर साइन कितनी दफ़ा चेंज हो रहा है। अगर साइन हमारे पास यहाँ पे चेंज आ रहा है, यहाँ पे देखो -12 आ रहा है, ठीक है, -12 आ रहा है एक में, तो अगर C1 फाइंड करें तो ये 12 आ जाएगा, -12। तो हम कहें डिवाइड बाय एप्सिलॉन, तो हम ये बात कहेंगे कि साइन चेंज हो रहा है तो हमारे पास सिस्टम अनस्टेबल होगा। अब कितनी दफ़ा चेंज होगा, 2 दफ़ा हो रहा है तो 2 दफ़ा 2 पोल्स हमारे पास राइट ऑफ प्लेन में जाएंगे। अब यहाँ पे हम देखें डिटरमाइन द रेंज ऑफ पैरामीटर ऑफ k फॉर विच द सिस्टम इज अनस्टेबल। यहाँ पे हमने अब k की रेंज को फाइंड आउट करना है, ठीक है। अब अगर इस रो में S2 में हमारे पास 0 आ रहा था तो 0 को हमने एप्सिलॉन से रिप्लेस किया, बाकी हमने C1 और ये फाइंड आउट किए, ठीक है। पूरा टेबल बनाया, सब फाइंड किया। अब देखें यहाँ पे आल्सो फॉर एनी वैल्यू ऑफ k ग्रेटर देन 0, ठीक है, द सिस्टम इज अनस्टेबल। कहीं पे भी k जो है ग्रेटर देन 0 हो जाए तो नेगेटिव साइन आ जाएगा ना। जब नेगेटिव साइन आएगा तो सिस्टम हमारे पास अनस्टेबल हो जाएगा। आल्सो बिकॉज द लास्ट टर्म ऑफ द फर्स्ट कॉलम इज इक्वल टू k, अ नेगेटिव वैल्यू ऑफ k विल रिजल्ट अनस्टेबल। देखिए लास्ट एलिमेंट भी k है, यहाँ पे अगर आप इसको नेगेटिव लोगे तो सिस्टम अनस्टेबल हो गए, साइन हमारे पास चेंज हो गए और the system consequently the system is unstable for all values of k। तो हमारे पास ये इस तरीके से रेंज आ जाएगी इसकी कि वो नेगेटिव ना हो के। अब हम देखते हैं एक और एग्जांपल, उसमें यहाँ पे हमारे पास कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन आ गई। इस इक्वेशन से हम टेबल बनाते हैं। द कंप्लीट आउट टेबल इज फॉर्म बाय यूजिंग द डिनोमिनेटर द कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन, ठीक, यहाँ पे हमने बनाया। टेबल 2 है, टेबल 2 शो द फर्स्ट कॉलम ऑफ द टेबल 1। ये सिर्फ टेबल 1 का फर्स्ट कॉलम हमने यहाँ पे लिया विद द रिजल्टिंग साइन ऑफ द चॉइसेस ऑफ एप्सिलॉन पॉजिटिव एंड नेगेटिव। एप्सिलॉन को हमने कहा था ना कि हम पॉजिटिव साइड से भी अप्रोच कर सकते हैं, नेगेटिव से भी, तो उससे हम ये साइन ले लेंगे, ठीक है। जब हम कैलकुलेशंस करेंगे तो हमारे पास यहाँ पे फर्स्ट कॉलम में ये जाएगा, ठीक है। 0 appears only in the first column S3 row,
S3 रो में हमारे पास यहाँ पे सिर्फ 0 आएगा। नेक्स्ट रिप्लेस द 0 बाय स्मॉल नंबर एप्सिलॉन एंड कंप्लीट द टेबल। ठीक है, इसको हमने क्या किया, एप्सिलॉन से रिप्लेस कर दिया और टेबल को हम फर्दर कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है, इज्यूम अ साइन पॉजिटिव और नेगेटिव फॉर द क्वांटिटी एप्सिलॉन। या तो हम इसके लिए पॉजिटिव साइन एप्सिलॉन के लिए ले सकते हैं या एप्सिलॉन के लिए हम नेगेटिव साइन ले सकते हैं। ठीक है, व्हेन द क्वांटिटी एप्सिलॉन इज आइदर पॉजिटिव और नेगेटिव इन बोथ केसेस द साइन इन द फर्स्ट कॉलम ऑफ आर टेबल चेंज ट्वाइस। देखो, अगर हम इसको प्लस लेंगे तो फर्स्ट टर्म हमारे पास प्लस आएगी, सेकंड प्लस आएगी, थर्ड भी प्लस आएगी, ये माइनस प्लस प्लस। अगर नेगेटिव लेंगे तो एप्सिलॉन वाली टर्म हमारे पास यहाँ पे नेगेटिव आ जाएगी, फिर अगेन आगे देखेंगे प्लस 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 आ जाएगी। दोनों केसेस में देखें, अगर हम प्लस लें एप्सिलॉन को तो पॉजिटिव से नेगेटिव और नेगेटिव से फिर पॉजिटिव। ठीक है, इस केस में देखें पॉजिटिव से नेगेटिव, नेगेटिव से फिर पॉजिटिव। दोनों साइन अगर उसके एप्सिलॉन का पॉजिटिव लेते हैं या नेगेटिव, दोनों में साइन 2 दफ़ा ही चेंज होते हैं। द सिस्टम इज अनस्टेबल एंड हैज़ 2 पोल्स इन द राइट हाफ प्लेन। ठीक है, ये बात हो गई। अब केस 2 पे की ही एक और बात करते हैं। इसको एक और मेथड से भी हम सॉल्व कर सकते हैं, उसको हम कहते हैं रिवर्स कोफिशिएंट मेथड। ये आसान है। देखें, अ पोलिनोमियल दैट हैज़ द रेसिप्रोकल रूट्स ऑफ द ओरिजिनल पोलिनोमियल हैज़ इट्स। तो इस केस में हम देखते हैं कि पोलिनोमियल दैट हैज़ अ रेसिप्रोकल रूट्स ऑफ द ओरिजिनल पोलिनोमियल हैज़ इट्स रूट्स डिस्ट्रीब्यूटेड द सेम। ठीक है, सेम होते हैं। रेसिप्रोकल भी अगर हम ले लें, राइट हाफ प्लेन, लेफ्ट हाफ प्लेन और इमेजिनरी एक्सिस, बिकॉज टेकिंग द रेसिप्रोकल ऑफ द रूट वैल्यू डज नॉट मूव टू इट टू अनदर रीजन। अगर हम पोलिनोमियल के रेसिप्रोकल रूट्स भी ले लें तो वो भी उसी रीजन में होंगे। अगर राइट हाफ प्लेन में है तो उसी में होंगे, लेफ्ट में हो उसी में होंगे, इमेजिनरी में हो इसी में होंगे। रेसिप्रोकल हमारे पास रीजन को चेंज नहीं करते रूट्स के। ठीक है, इफ़ वी कैन फाइंड द पोलिनोमियल दैट हैज़ द रेसिप्रोकल रूट्स ऑफ द ओरिजिनल, इट इज़ पॉसिबल दैट द राउट टेबल ऑफ द न्यू पोलिनोमियल विल नॉट हैव द 0 इन द फर्स्ट कॉलम। तो ये पॉसिबिलिटी है कि अगर हम पोलिनोमियल जो है उनके रेसिप्रोकल ले लें तो हो सकता है उससे हमारे पास फर्स्ट कॉलम में 0 ना आए। द पोलिनोमियल विद द रेसिप्रोकल और रूट्स इज अ पोलिनोमियल विद द कोफिशिएंट रिटन इन रिवर्स ऑर्डर। तो ये हम जो हैं पोलिनोमियल के रेसिप्रोकल कैसे लेते हैं, उनके कोफिशिएंट को रिवर्स ऑर्डर में लिखने से। दिस मेथड इज़ यूजुअली कंप्यूटेशनली ईजियर देन द एप्सिलॉन मेथड। अब देखें यहाँ पे हमारे पास अगर यहाँ पे आ गई, वही एग्जांपल है जो प्रीवियसली हमने की, कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन है। अब इस कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन के को हम रीराइट करते हैं और इसके पोलिनोमियल का हम रेसिप्रोकल लेते हैं। तो वो कैसे लेंगे, अब देखें यहाँ पे इस इक्वेशन को हमने लिखा, हमने इसके कोफिशिएंट को रिवर्स ऑर्डर में लिख लिया। 3 है तो 3 पहले लिख लिया, 5 है लास्ट सेकंड लास्ट तो इसको सेकंड नंबर पे लिख लिया। ठीक है, 3 है, 6 है तो 6 को फिर लिख लिया, फिर 3 है, फिर 3 को लिख लिया, फिर 2 है, 2 यहाँ पे आ गया, इसके साथ 1 है, 1 लास्ट में आ गया। क्या किया हमने, रिवर्स ऑर्डर में कोफिशिएंट्स को लिख लिया। राउट टेबल इसका क्रिएट किया, यहाँ पे S5 से हम S0 तक गए। अब हमने देखा कि फर्स्ट कॉलम में हमारे पास 0 नहीं आ रहा। ठीक है, फर्स्ट कॉलम में 0 नहीं आ रहा। सिंस देयर आर 2 साइन चेंजेस द सिस्टम इज अनस्टेबल एंड हैज़ 2 राइट हाफ प्लेन पोल। ठीक है, तो 2 दफ़ा साइन चेंज हो रहा है तो सिस्टम हमारे पास, इसका मतलब है अनस्टेबल हो गया। दिस इज़ द सेम एज द रिजल्ट ऑब्टेन्ड इन द प्रीवियस एग्जांपल। रिजल्ट हमारे पास सेम आ गया लेकिन आसान तरीके से आ गया। नोटिस दैट टेबल डजंट हैव अ 0 इन द फर्स्ट कॉलम। ठीक है, अब केस 3 की तरफ चलते हैं जहाँ पे हमारे पास पूरी की पूरी रो जो है वो 0 हो जाए। समटाइम व्हाइल making a route table we find that the entire row consists zeros। पूरी रो हमारे पास 0 हो रही है। This happens because there is an even polynomial that is a factor of original polynomial। ठीक है, इसका मतलब है कि हमारे पास क्या है, एक इवन पोलिनोमियल जो कि हमारे पास ओरिजिनल पोलिनोमियल का फैक्टर आ रहा है उसमें। इस वजह से दिस केस मस्ट बी हैंडल डिफरेंटली फ्रॉम द केस ऑफ 0 इन वन ऑफ द फर्स्ट कॉलम ऑफ रो। ठीक है, एक 0 से हम इस केस को डिफरेंटली डील करेंगे, देखते हैं कैसे। अब यहाँ पे हमारे पास अब इक्वेशन, कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन है S3 + 2S² + 4S + K वेयर K इज़ द एडजस्टेबल लूप के राउट एरे हमारे पास इस तरीके से बन जाएगा। ठीक है, फॉर अ स्टेबल सिस्टम द वैल्यू ऑफ K मस्ट बी इन दिस रेंज। अगर सिस्टम स्टेबल है तो
इस रेंज में k की वैल्यू हो, सिस्टम स्टेबल होगा। अगर k हमारे पास इस रेंज में ना हो, फॉर एग्जांपल 8 हो जाए, व्हेन k इज इक्वल टू 8 द टू रूट्स एग्जिस्ट ऑन द j ओमेगा एक्सिस एंड द सिस्टम विल मार्जिनली स्टेबल। ठीक है, अगर यहाँ पे ये 0 हो जाए तो इसका मतलब है कि हमारे पास 0 आ गया। ठीक है, और हमारे पास दो रूट्स जो हैं वो j ओमेगा पे एग्जिस्ट कर रहे हैं, और क्या हैं, दो रूट्स, और सिस्टम अनस्टेबल, मार्जिनली स्टेबल हो रहा है हमारे पास। ठीक है, अब ये जो केस बन रहा है इसका मतलब ये है कि हमारे पास सिस्टम जो है वो मार्जिनली स्टेबल यहाँ पे हो रहा है। ठीक है, इस केस में हम क्या करेंगे, जब केस 3 हो जाए हम कहेंगे द ऑक्सिलरी पॉलिनोमियल US इज द इक्वेशन ऑफ द रो प्रीसीडिंग द रो ऑफ जीरोस। हम क्या कहेंगे, यहाँ पे हम ऑक्सिलरी पॉलिनोमियल बनाएंगे। ऑक्सिलरी पॉलिनोमियल कैसे बनेगा, वो हमारे पास बनेगा जो रो हमारे पास 0 हो रही है, फॉर एग्जांपल ये रो 0 हो रही है तो इसके ऊपर वाली रोज़ के कोफिशिएंट्स हम लेंगे और उससे हम अपना पॉलिनोमियल की इक्वेशन बनाएंगे, उसको हम ऑक्सिलरी पॉलिनोमियल कहेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे S1 वाली रो 0 हो रही है तो हम ऑक्सिलरी पॉलिनोमियल बनाएंगे S2 वाली से। ठीक है, द US इन दिस केस ऑब्टेन फ्रॉम द S2 रो, यहाँ से हमारे पास आएगा। द ऑर्डर ऑफ द ऑक्सिलरी पॉलिनोमियल इज ऑलवेज इवन एंड इंडिकेट द नंबर ऑफ सिमेट्रिकल रूट पेयर। ठीक है, ये बात कि यहाँ पे ऑक्सिलरी जो हमारे पास इक्वेशन बन रही है वो हमेशा इवन उसमें बनेगी, और आर्ड में हमारे पास 0 आएंगे, और हमारे पास जो है ये सिमेट्रिकल ऑर्डर को, पेयर, रूट पेयर को रिप्रेजेंट करते हैं। यहाँ पे सिमेट्रिकल का ये मतलब है कि अगर एक पोल हमारे पास यहाँ पे है तो दूसरा यहाँ पे होगा। ठीक है, जिस जगह पे हमारे पास लेफ़्ट साइड पे पोल है उसी जगह पे राइट पे होगा, या अगर हमारे पास यहाँ पे इमेजिनरी पे है तो यहाँ पे इमेजिनरी पे होगा। अब अगर यहाँ पे पोल है, दूसरा यहाँ पे है, तो ये सिमेट्रिकल नहीं है। ठीक है, सिमेट्रिकल का ये मतलब है कि यही दो पोल इसी तरीके से यहाँ पे भी हों। ठीक है, अगर ये दो पोल अब जैसे कम्प्लेक्स कंजुगेट हैं तो यहाँ पे भी इसी तरीके से ये पोल्स हों, तो तब ये जाके सिमेट्रिकल बनेंगे। अब देखते हैं ऑक्सिलरी पॉलिनोमियल, अगर यहाँ पे है, हमने ऑक्सिलरी पॉलिनोमियल उसका लिया तो वो हमारे पास ये आ गया। ठीक है, 2s + 8 आ गया, तो इसको हम देख सकते हैं कि s² + 4 इस तरीके से आ जाएगा, और हमारे पास s + 2j s - 2j, ये दो हमारे पास पोल्स आ जाएंगे। कहाँ पे, अब टोटल पोल्स कितने हैं, 3 हैं, दो हमारे पास आ रहे हैं, कहाँ पे आ रहे हैं, दो पोल्स हमारे पास इमेजिनरी एक्सिस पे आ रहे हैं, तो सिस्टम हमारे पास मार्जिनली स्टेबल हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखें, टू शो दैट द ऑक्सिलरी पॉलिनोमियल इज इंडीड अ फैक्टर ऑफ कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल QS, वी डिवाइड QS बाय US टू ऑब्टेन। ठीक है, अगर हम देखना चाहें कि ये वाकई जो है ये हमारे पास उसका फैक्टर बन रहा है कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन का, तो हम इसको डिवाइड करके देख लेते हैं। ठीक है, अगर k हमारे पास when k is 8 the factor of the characteristic polynomial are this way। ठीक है, अगर k 8 हो तो हमारे पास ये कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन के फैक्टर्स ये बनेंगे, और ये अगर फैक्टर बन गए तो हमें पता ये चल गया कि पोल्स हमारे पास कहाँ पे आ रहे हैं। फिर केस 4 है रिपीटेड रूट्स ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। ठीक है, अब रिपीटेड रूट, अब अगर किसी भी इक्वेशन में हम देखें उसमें 0 तो आ रहा है सारी रो में, लेकिन वो रिपीटेडली 0 आ रहे हैं, एक रो से ज़्यादा में 0 आ रहे हैं, तो फिर क्या होगा, ऐसे केस में हम ये बात करते हैं जैसे इफ़ द j ओमेगा एक्सिस रूट्स आर रिपीटेड द सिस्टम रिस्पॉन्स विल बी अनस्टेबल। ठीक है, विद द फॉर्म ऑफ दिस, द RH क्राइटेरिया विल नॉट रिवील दिस फॉर्म ऑफ इंस्टेबिलिटी। ठीक है, अब अगर हमारे पास केस 4 है, वहाँ पे एक रो भी सारी 0 आ रही है और वो रिपीट हो रही है, फिर एक और रो भी हमारे पास 0 आ रही है, इसका मतलब ये है कि हमारे पास इमेजिनरी एक्सिस पे रिपीटेड पोल्स आ रहे हैं। अगर दो ये हैं तो दो हमारे पास ये इस तरह रिपीटेड आ रहे हैं। अगर इमेजिनरी एक्सिस पे इस तरह रिपीटेड पोल हमारे पास आ जाए तो हम कहेंगे कि सिस्टम हमारा अनस्टेबल है।
ठीक है, एक और एग्जांपल यहाँ पे है वो देख लेते हैं। डिटरमाइन द स्टेबिलिटी ऑफ द सिस्टम द कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन, फिफ्थ ऑर्डर का सिस्टम है। यहाँ पे हम फर्स्ट कॉलम इस तरीके से बना लेंगे, बाकी हम इसको देख लेंगे। सिस्टम हमारे पास इस तरीके से बन रहा है, आगे सारा इसको फिलअप कर लेंगे अपनी टेबल को। तो देखते हैं देयरफॉर द ऑक्सिलरी पोलिनोमियल देखेंगे वो हमारे पास कहाँ पे आ रहा है, वो हमारे पास ये वाला आएगा। अब रो हमारे पास 0 कहाँ पे हो रही है, ये रो हमारे पास S1 जो है S1 0 हो रही है, तो यहाँ से 21, 63 ये वाले हमारे ऑक्सिलरी पोलिनोमियल बनाएंगे। ठीक है, 21s² प्लस 63, तो यहाँ से 21s² प्लस 63। s² इसलिए लिखेंगे कि यहाँ पे आप देखो 21 के साथ ये s² वाली रो में है। अब अगर ऑक्सिलरी अगर यहाँ पे बनता तो वो S3 फिर होता। ठीक है, अगर ये वाली रो बनाती तो S4 बनाती, अगर ये वाली रो बनाती है S5। इस तरीके से अगर देखें तो S2 वाली ने बनाया इसको, तो 21s² प्लस 63 ये आ गया। ठीक है, इसको फर्दर हमने देखा तो S2 प्लस S3 इस तरीके से आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे हमने देखा कि हमारे पास ये जो दो रूट्स हैं ये इमेजिनरी एक्सिस पे बन रहे हैं, विच इंडिकेट दैट टू रूट्स आर ऑन द इमेजिनरी j ओमेगा एक्सिस। ठीक है, यहाँ पे ये बात हमारे पास आ गई। टू एग्जामिन द रिमेनिंग रूट्स वी डिवाइड द कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन बाय द ऑक्सिलरी पोलिनोमियल टू ऑब्टेन। अब बाकी रूट्स कैसे फाइंड करेंगे? बाकी रूट्स दो तो हमारे पास इमेजिनरी एक्सिस पे आ गए, लेकिन ये हमारे पास जो था फिफ्थ ऑर्डर का था, बाकी हमारे पास कितने रूट्स रह गए? 3 रूट्स रह गए। ठीक है, 5 - 2 = 3, बाकी हमारे पास 3 रूट्स रह गए। तो वो 3 रूट्स हमारे पास अब कहाँ पे आएंगे वो देखते हैं। अब देखें यहाँ पे उसके लिए हमने क्या किया, कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन को हमने डिवाइड किया किससे? टू एग्जामिन द रिमेनिंग रूट्स वी डिवाइड द कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन बाय ऑक्सिलरी पोलिनोमियल टू ऑब्टेन। हमारे पास ये चीज़ आ गई। ठीक है, बाकी 3 रूट्स के लिए ये इक्वेशन बन गई। अब इसके लिए अगेन हमने क्या किया, RS टेबल बनाया, RS टेबल को फिल किया। यहाँ पे 1 1 1 21 -20 0 21 और 0 ये आ गया। अब साइन कितनी दफ़ा चेंज हो रहा है? 2 दफ़ा चेंज हो रहा है। द 2 changes in the sign in the first column indicate the presence of 2 roots in the right hand plane and the system is unstable। ठीक है, 2 दफ़ा साइन चेंज हो रहा है। हमने कहा कि जो है सिस्टम हमारे पास अनस्टेबल हो गए। देयर आर 3 रूट्स ऑफ इक्वेशन, द 1 रूट इन लेफ्ट हैंड साइड इज -3। ठीक है, द 2 रूट्स इन द राइट हैंड प्लेन आर दिस वन। ठीक है, अब जो है हमारे पास इसके 3 रूट्स बन गए इस इक्वेशन के। द 1 रूट इन लेफ्ट हैंड साइड, एक हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड में है जो कि ये आ जाएगा, और 2 रूट्स जो हैं वो हमारे पास राइट हैंड साइड पे चले गए। ठीक है, और 2 हमने कहा कि इमेजिनरी एक्सिस पे आ गए, तो 5 रूट हमारे पास पूरे हो गए, लेकिन सिस्टम हमारे पास अनस्टेबल है यहाँ पे। अच्छा, एक असेसमेंट है आपके लिए, एक होमवर्क है। मेक अ राउट टेबल एंड टेल हाउ मेनी रूट्स ऑफ द फॉलोइंग पोलिनोमियल आर इन राइट हाफ प्लेन एंड इन द लेफ्ट हाफ प्लेन। कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन गिवन है, 7th ऑर्डर की है, 7 रूट्स होंगे। आपने देखना है कि वो कितने लेफ्ट साइड पे है, कितने राइट साइड पे हैं, और कितने जो है इमेजिनरी एक्सिस पे है। ये आपने सॉल्व करना है। इसका RH टेबल आपने आप लोगों ने बनाना है। आप लोगों के लिए इसके अगर जो है आंसर मैं बता दूं, टेबल आप लोग खुद बनाएं, लेकिन आंसर उसके आपके ये वाले आएंगे। 4 रूट्स जो हैं कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन के वो आपके पास राइट हाफ प्लेन पे आएंगे। 3 रूट्स जो हैं वो आपके पास कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन के लेफ्ट हाफ प्लेन पे आएंगे, और आप इस तरीके से कहोगे कि सिस्टम आपका अनस्टेबल है, लेकिन RH टेबल आपने इस इक्वेशन के लिए खुद बनाना है। ठीक है, यहाँ पे आके हम लेक्चर को एंड करते हैं। उम्मीद है आप लोगों को समझ आ गया होगा।